ईरानी डेलीगेशन नहीं आ रहा, चीन का बयान आ गया है कि दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, सीज़ फायर की पाबंदी करें। मुझे 0.1% भी ऐसा नहीं है कि ये जो है वो मुज़ाकरात इस्लामाबाद का राउंड 2 नहीं होगा। उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाइल नहीं किया और उन्होंने कहा जी कि जिस तरीके से सीज़ फायर की वॉलेशंस हो रही हैं तो ऐसे माहौल के अंदर जो है मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अपने आप को जो है वो प्रोजेक्ट करना कि जी हम फाते हैं, ये दोनों तरफ करेंगे। ये ईरान भी करेगा, ये अमेरिका भी करेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत, मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, एक बार फिर इस्लामाबाद दुनिया भर की खबरों का मरकज़ बना हुआ है। सारी खबरें इस्लामाबाद से मर्ज हो रही हैं। क्या क्या खबरें हो रही हैं और क्या क्या खबरें होने वाली हैं, ये मैं पॉडकास्ट के इंट्रो में नहीं बताऊंगी बल्कि पॉडकास्ट में बताऊंगी। तो क्या खबरें हैं ये हम जानेंगे सीनियर सहाफ़ी तज़किया कर हसन अय्यूब खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत से? फर्स्ट क्लास। अभी जो मैं खबर देने लगा हूँ ना, जो हमारी रिकॉर्डिंग कर रही है इस टाइम, उन्होंने अलर्ट हो जाना है। अच्छा, क्योंकि वो गिलगित बल्तिस्तान से मुतल्लिक है। ओके। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बेसिकली वो भी उस इजलास के अंदर शरीक हैं जिसको हेड कर रहे हैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, पंजाब और इस्लामाबाद के अंदर। अच्छा जी, मियाँ साहब भी, बड़े मियाँ साहब भी इस्लामाबाद के अंदर हैं। पूरे जीबी की अपनी पार्टी के लोगों को बुलाया हुआ उन्होंने। अच्छा। और यहाँ पर टिकट्स के फैसले होंगे। टिकट के फैसले होने वाले हैं? फैसले होंगे, ओके। टिकट्स के फैसले होंगे। बल्कि समझ लें कि शायद आइंदा कौन अगर बनता है, पार्लिमानी लीडर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, उनका जो चीफ मिनिस्टर होता है मेरे ख्याल से, तो वो उसका फैसला जो है वो वहाँ पर होना है। उन्होंने शायद ये भी तकरीबन हो जाएगा। अच्छा, इस वक्त तो सूरत हाल मुज़ाकरात के अगले राउंड के लिए ये वो खबर है जो भी किसी नेशनल मीडिया पर नहीं है, किसी जगह भी नहीं है। अच्छा, ये इजलास के बारे में लोगों को शायद नहीं पता होगा। ओके, हाँ, आलमी खबरों की वजह से जो ये लोकल खबर है ना, ये थोड़ी दब भी जाती है। अभी ये बताएं कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा राउंड जो कि हो रहा है इस्लामाबाद में, तैयारियां मैं देख के आ रही हूँ, हाँ, कि पूरी हैं सिक्योरिटी की और ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन इस सारी सिचुएशन में बहुत सारी खबरें हैं हसन, के जैसे ईरानी डेलीगेशन नहीं आ रहा, ये खबरें हैं। कुछ कह रहे हैं कि सूरत हाल बहुत नाजुक है, चीन का बयान आ गया है कि दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, सीज़ फायर की पाबंदी करें। आपके पास क्या खबरें हैं इस हवाले से? मेरी खबर ये है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, ईरान भी आ रहा है। ओके। हाँ, ये पोस्टिंग है जो भी वो कर रही हैं, एल्स एंड बट्स लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाइल नहीं किया और उन्होंने कहा जी कि जिस तरीके से सीज फायर की वॉलेशंस हो रही हैं या जो इस वक्त अमेरिका का तर्ज है, जिस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहा है, तो ऐसे माहौल के अंदर जो है मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो मेरे ख्याल के मुताबिक माहौल भी ठीक हो जाएगा। देखिए, मैंने चेक किया था, एक और जहाज है जी, बोइंग C-32A। ओके। ये आधा घंटा पहले जनाब ये तो क्रॉस कर चुका है इस वक्त टर्की। ओके। हाँ जी, तो वो तो जाहिर बात है 3-4 घंटे में लैंड कर जाएगा इस्लामाबाद में। और ये VVIPs को लेकर आ रहा है। और ये बेसिकली ये नहीं कोई कैटेगरी, मैं कह रहा हूँ कि वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं, बट लेकिन कुछ ऑफिशियल्स जो VVIPs होंगे, जो ऑफिशियल्स होंगे, वो लैंड कर जाएंगे। इनकी एडवांस टीमें, टेक्निकल टीमें नहीं है, ये डेलीगेशन में से लोग हैं। ओके। हाँ जी, ये टेक्निकल टीम का है या जो भी है, आई डोंट नो कौन है। इसमें स्टीव विटकॉफ हो सकते हैं, इसमें जैरेड कुशनर हो सकते हैं, बट दे आर अबाउट टू लैंड। ओके। ये मतलब 3-4 घंटे में वो लैंड कर जाएंगे। तो लेकिन मुज़ाकरात काल हैं जी, क्योंकि ईरानी साइड इस वक्त अपना उन्होंने मौक़िफ़ दिया। अब वो कह रहे हैं जी कि हम नहीं करेंगे। अब इसको मालूम है ना कि उनका जो तजारती जहाज है, कार्गो वाला, उस पर कब्जा कर लिया, उसको नुकसान पहुंचाया, उस पर फायरिंग की है। तो वो कह रहे हैं ये सीज फायर की वॉयलेशन है। अब ये वॉयलेशन है, जाहिर बात है, इस तरह की चीजें तो चल रही होती है ना, ये चीजें तो चल रही होती हैं, लेकिन बहरहाल इसका क्या कर सकते हैं, इसमें तो ये चीजें चलेंगी। ब्लॉकेड है, अब पोस्टिंग है, अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन है, अपनी माइट शो करना है, और पोस्ट एग्रीमेंट अपने आप को जो है वो प्रोजेक्ट करना कि जी हम फाते हैं। ये दोनों तरफ करेंगे। अच्छा। ये ईरान भी करेगा, ये अमेरिका भी करेगा। जैसे देखे ना, पाकिस्तान की और इंडिया की जंग हुई, अब हमारा मार्का हम कहते हैं ऑपरेशन बुरजान मरसूस, उन्होंने नाम दिया हुआ ऑपरेशन सिंदूर। अब सिंदूर को हमने उजागर रख दिया, ठीक है जी, लेकिन उसके बावजूद जो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का मोर्चा निकाला नरेंद्र मोदी ने, याद है आपको? हाँ, वो तो कहते हैं अभी तक जारी है, नहीं है, लेकिन उसकी कामयाबी का मोर्चा, यानी उसने एक पूरी रैली निकाली मोदी ने। बिल्कुल। तो वो क्या पोस्टिंग कर रहा है? अच्छा, जहाज आपके गिरे, आपने माने नहीं, तो वो इस तरह होता है जी, डिनाइल होता है, यानी पब्लिकली लोगों को मालूम होता है। अच्छा, सीज फायर ट्रंप ने कराया, ट्रंप ये बातें रिपीट कर करके गला बैठ गया प्रेसिडेंट ट्रंप का। 100 मरतबा कम से कम कैसेट की तरह उसने ये क्रेडिट लिया है। हाँ। पाकिस्तान की और जो है इंडिया की जंग रुकवाने का।
प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी वो बात कर रहे हैं, वही बात प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं। मोदी के मुंह से कोई लफ्ज निकला हो? नहीं निकलता। गोदी मीडिया आज भी उसको डिनाइल कर रहा है। तो ये चीजें होती हैं, ये पोस्टिंग होती है इंटरनेशनली अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, क्योंकि आपका जो पॉलिटिकल कैपिटल होता है वरना आप लूज कर जाते हैं। अगर आज सपोजली ईरान का जितना नुकसान हुआ है, वहां पर शादी हुई है, जो कि वहां पर बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं, वो फाइनेंशियल लॉसेस तो बता दी उन्होंने कि 270 बिलियन यूएस डॉलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका हुआ है। बिल्कुल। तो 270 बिलियन डॉलर को मजाक होता है? कितना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, कितनी बड़ी तबाही हुई है ईरान के अंदर। बिल्कुल अभी बोल रहे हैं ना, लेकिन उन्होंने एग्जैक्ट डेथ टोल बता रहे थे 3,000 के करीब है। इसी तरह को बताया जा रहा है कि कोई 30,000 के करीब जख्मी है सीरियसली। तो जब इतनी वहां पर नुकसानात हो चुके हैं, तो ये कहना जी कि ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो ये बातें गलत है। जंग के अंदर ईरान का इसमें यही था कि ईरान फॉल ना करे। हाँ, ईरान जो है, ईरान की फॉल का जो एक उनका मंसूबा था वो नाकाम हो गया। इस लिहाज से ईरान जीत गया, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव था अमेरिका का और इजराइल का, वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। उल्टा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ईरान ने बंद कर दिया, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है ना, वो ईरान से खुलवा भी नहीं सके। ये बात भी सच है। बिल्कुल। रहा सवाल कि वहां पर अगर खुदा न खास्ता ये सीज फायर खत्म हो जाता है, तो फिर वो वहां के जो पावर प्लांट्स हैं या वहां के जो ब्रिजेस हैं, जो कि ट्रांसमिशन लाइंस हैं, अगर ये उड़ा दी जाए तो नौशीन फिर इट टेक ईयर्स टू बेसिकली दोबारा उनको इंस्टॉल करना, ये चीजें करना, ये मजाक थोड़ी होता है। तो इस तरह की चीज ये होगा, ये वॉर क्राइम होगा। बिल्कुल। अगर ये कमिट हुआ, ऐसा एक्शन कोई हुआ, तो ये वॉर क्राइम है। बट इवन देन ये वो चीजें हैं जो कि इंशाल्लाह टल जाएंगी पाकिस्तान की सालसी की वजह से। और देखें, जो स्पोक्स पर्सन है इरानियंस के जो मिनिस्ट्री ऑफ उनकी है फॉरेन अफेयर्स, उसकी जानिब से कहा गया है जी कि पाकिस्तान ही अकेला सालिस है। बिल्कुल। और पाकिस्तान की जो सालसी है, अब देखें ना, रात को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की बात हुई है प्रेसिडेंट मसूद के साथ, और उनको भी उन्होंने जो बातचीत की उसमें उन्होंने कहा जी पाकिस्तान अपनी एफर्ट्स कर रहा है और अमन का जो है वो ख्वाहिश का इज़हार करता है। फिर उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम होंगे। तो ये बातें, अगर ऐसा मसला होता तो वो अपील करते कि जी आप आएँ, तो ऐसा कोई इशू नहीं है जी। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो वक्त की नज़ाकत है, जो चीज़ें आपने भी बयान की हैं, इनमें दोनों डेलीगेशंस को आना ही होगा, कल टेबल पे बैठना ही होगा 100%। और मतलब इसमें मुझे 0.1% भी शक नहीं, ये रिकॉर्ड पर आ गया जी इंशाल्लाह। मुझे 0.1% भी ऐसा नहीं है कि ये जो है वो मुज़ाकरात इस्लामाबाद का राउंड 2 नहीं होगा। मुझे 1% भी इसकी जो है वो उम्मीद नहीं है। मतलब ऐसा शक नहीं है कि ये ना हो। अच्छा हसन, ये बताएं कि ये राउंड 2 कॉन्क्लूडेड होगा, नतीजा खेज होगा, मतलब इसी में कॉन्क्लूड हो जाएगा या मजीद राउंड भी हो सकते हैं? और जो पाकिस्तान में एक खबर है या दुनिया भर में एक खबर है कि ट्रंप भी पाकिस्तान आएंगे, वो कोई अगर एग्रीमेंट हो जाता है उस डील पे साइन करने के लिए, इस हवाले से आप बताएं। तो कह दिए प्रेसिडेंट ने खुद भी ये बात कह दी है ना, उन्होंने खुद भी कह दिया, लेकिन फिर जेडी वैंस को जाना पड़ेगा, क्योंकि इनका प्रोटोकॉल ये कहता है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों किसी फॉरेन एक मुल्क के अंदर इकट्ठे नहीं हो सकते। तो वो फिर जेडी वैंस को, इसलिए वो प्रेसिडेंट कह रहे थे कि जेडी वैंस की सिक्योरिटी का मसला है, वो नहीं जा रहा, वो नहीं कर रहा। तो वो बेसिकली कुछ इफ एल्स एंड बट्स थी, लिहाजा भी जेडी वैंस ये आए रहे हैं। और फिर जब अगर प्रेसिडेंट ट्रंप आ गए, वैसे तो कुछ एमओयू तो या कोई ड्राफ्ट वगैरह कोई ऐसी चीज तो हो जाएगी। उसके बाद उसके ऊपर मजीद जो एक एग्रीमेंट होगा, उसके लिए तो मेरे ख्याल मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप भी मोस्ट लाइकली इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे। इस तरह खाली प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं होंगे, प्रेसिडेंट मसूद भी होंगे ईरान साइड से, फिर जो है MBS भी इंशाल्लाह होंगे। उसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक से, कतर से, टर्की से, मे बी चाइना, मे बी रशिया, कोई भी मुल्क, तमाम मुल्क आ सकते हैं। अच्छा, यूरोपियन एक बड़ा आप कह रहे हैं कि सदी का मुआहिदा जिसकी बातें हो रही हैं। जी बिल्कुल, हाँ वो हो सकता है। पाकिस्तान बिल्कुल अपने जो सफारती दावतनामे हैं वो साल करेगा ममालिक को, फिर तो वो पाकिस्तान के लिए वो एक हिस्टोरिक जो है वो टाइम होगा ना, मोमेंट होगी। अच्छा, वो जो गैप्स पिछले राउंड में रह गए थे, या वो जो पॉइंट्स जिस पे ईरान लचक नहीं दिखाया या अमेरिका नहीं एग्री हुआ, यूरेनियम था ना, फिल हो गए। देखिए गैप्स क्या है जी, दो मसले हैं। एक तो यूरेनियम है कि यूरेनियम का जो उसकी इनरिचमेंट है और जो ऑलरेडी इनरिच यूरेनियम है, इसका इश्यू है। ईरान का मौकफ ये था कि जी NPT के जो बाकी मेंबर्स हैं, जो उनके साथ रवैया हम वैसा वही रखा जाए। अमेरिका कहता नहीं, अमेरिका इससे आगे बढ़ता डिमांड कर रहा था, तो जिसके ऊपर ये जो है वो डेडलॉक हो गया। एक दूसरा वो कह रहा था कि जो आपका इनरिच यूरेनियम है ये आप हमारे हवाले करें, तो वो उनके हवाले तो नहीं होगा जी।
इरानियंस तो कभी भी नहीं करेंगे। ओके। तो वो कोई थर्ड पार्टी के हवाले हो सकता है, उसकी कोई ऐसी चीज हो सकती है, कोई और शक्ल है। अब इसकी निटी ग्रिटीज जो है वो उन्होंने पब्लिक नहीं की। इसमें इसराइल ने जो रोल प्ले किया है वो आपके सामने ही है, स्पॉइलर का। वो जिस तरीके से उसने उकसाया, हर सदर को वो कहते रहे हैं पीछे, यानी ओबामा को भी, बिल क्लिंटन को भी, इवन के जो पिछले हमारे थे अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जो बाइडन, उनको भी। तो हर सदर को के कान के अंदर वो ये विस्पर करता रहा, लेकिन हर सदर जो है वो उस टाइम इग्नोर करता रहा, बशमूल प्रेसिडेंट ट्रम्प को। पिछली मरतबा भी शायद ये बातें की थी, लेकिन इस मरतबा उनका प्लान इस किस्म का था कि उनकी बातों के अंदर वो आ चुके थे। और वैसे तो ख्वाहिश उनकी शायद ये थी कि नवंबर के अंदर मिड टर्म इलेक्शन है, तो उससे पहले हमारे पास कोई बाउंटी आ जाएगी और हम उसको क्लेम कर सकेंगे, लेकिन वो बाउंटी क्या उल्टा बैकफायर कर गया। अच्छा हसन, मेरा लास्ट सवाल ये है कि वज़ीर आज़म का जो मशरिक़ वस्ता का दौरा था, उस पर उन्होंने जो है ईरानी सदर को भी जो है वो कॉन्फिडेंस में लिया और टेलीफोन पे उनको भी बताया कि जो भी उनके मामला वहाँ पे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि खित्ते के जो ममालिक हैं वो भी इन मुज़ाकरात की कामयाबी में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। देखिए, क्वाड के जो ममालिक हैं वो सारे, चाहे वो टर्की है, इजिप्ट है, सऊदी अरब है, ये तमाम के तमाम लोग पाकिस्तान की जो है वो आर्म्स हैं। दे आर एक्चुअली सपोर्टिंग पाकिस्तान, और हर लिहाज से वो पाकिस्तान की मदद और मुआवनत कर रहे हैं। और जहाँ पर पाकिस्तान इनको रिक्वेस्ट करता है तो वहाँ पर वो पाकिस्तान को उस रिक्वेस्ट को वो फौरी तौर पर पूरा कर रही है। लाइक फॉर एग्जांपल देता हूँ कि सऊदीया को पाकिस्तान ने कायल किया कि आप ईरान के साथ अपना राब्ते बहाल करें। तो जब इरानियन साइड से राब्ता किया गया तो फौरी तौर पर जो है वो उसको वो राब्ता इस्टेब्लिश हो गया, बातचीत उनकी होगी, यानी जो दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स की गुफ्तगू एक दफ़ा फिर दोबारा हुई। तो ये एक चीज़ें इस तरह की चल रही हैं जो कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की तो सऊदी अरब ने माना। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो टर्की भी बिहाइंड द सीन जो है वो खासा एक्टिव है, वो रोल प्ले कर रहा है। वो बाकी दुनिया को, यूरोपियन ममालिक के साथ भी वो राब्ते में है और वहाँ से जो पाकिस्तान की एफर्ट्स हैं उनके लिए सपोर्ट हासिल की है। तो लिहाजा ये ओवरऑल ये कलेक्टिवली काम हो रहा है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो की रोल है वो पाकिस्तान का है और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का है। देखिए नौशीन, एक बात देखिए, कल पूरी दुनिया से पाकिस्तान के लिए थैंक यू के वर्ड्स आ रहे थे। आप ये देखो, वॉर जोन है तेहरान, वो तेहरान में जाके लैंड कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो इरानियन डेलीगेशन यहाँ से मुज़ाकरात करके गया था वो तेहरान लैंड नहीं किया था, वो फौरी तौर पर बॉर्डर के साथ ही जो शहर है वहां पर लैंड कर गया था। नाम तो मुझे नहीं पता, दमिश्क पता नहीं क्या नाम है उसका। और हमारे तैयारों की हिफाजत में गया था, हमारे तैयारों की हिफाजत में गया था, लेकिन फौरन लैंड कर गया। वो तेहरान तक नहीं गया, 1000 किलोमीटर वो ड्राइव करके गए हैं। 1000 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि उनको शक था कि जी इसराइल का वहां से हमला आ जाएगा बिल्कुल, और हम मारे जा सकते हैं। उनकी असैसिनेशन अटेम्प्ट थी, उनको इंटेलिजेंस भी कोई थी। तो जब इस हद तक वहां पर कि इवन के चाय पकोड़े चकोड़े वाला जो भी बंदा होगा ना, इस लेवल के ऊपर उनकी इंटेलिजेंस मौजूद है, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी है मोसाद के पास। तो उनको तो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने उस तमाम खतरात को जूती की नोक पर रखकर उस वॉर जोन के अंदर जाकर लैंड करते हैं और कॉम्बैट ड्रेस में बाहर निकलते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। और जो निकले हैं तो दुनिया हैरान रही है। उनके बाद भी कोई गया अभी तक? बताएं मुझे, उनसे पहले कोई गया? नहीं गया। तो इसीलिए उनके लिए तराने जो है ईरान के अंदर जो है वो बनाए जा रहे हैं। हाँ, पूरा मिडिल ईस्ट फील्ड मार्शल का तराना बनाया ईरानियों ने। क्यों बनाया? उनको इज्जत दी है। ना सिर्फ वहां गए हैं बल्कि 2 रातें स्टे की है। नॉर्मली दौरे होते हैं ना आम किसी मुल्क में जहां पर कोई सिक्योरिटी भी ठीक हो, हर चीज हो, तो जब हालात मतलब आपको थोड़ा बहुत 0.1% भी शक हो तो वहां पर आपका ना 1 घंटे से 2 घंटे का दौरा होता है और वहां से आप निकल जाते हैं, कहते हैं 1 रोज दौरा किया। बिल्कुल। वो होता है आधे घंटे का दौरा है। बिल्कुल। आप लैंड करते हैं कई जगह पर ना जो बेस से ही जनाब वापस उठ जाते हैं, पता आपको? बिल्कुल। लेकिन ये वहां पर जाकर उन्होंने मुज़ाकरात किए हैं। और स्टे कहाँ किया, होटल में किया, किसी बंकर में किया, क्या किया क्या पता, वो तो उसकी डिटेल्स तो नहीं है ना। बिल्कुल। तो ये इज अ डेयरिंग मूव है। और जिस तरीके से वहां पर वो गए हैं, मैं तो मेरा अपना मतलब हार्ट बीट थी, मैंने कहा अल्लाह खैर करे। मैं खुद परेशान हो गया हूँ। और जब मैंने खबर देखी तो मैंने किसी से शेयर की तो वो कह रहे थे कि नो वे। मैंने कहा जी यही खबर है। बाल जब देखा तो आई वाज शॉक्ड एंड ही वाज आल्सो शॉक्ड। थैंक यू वेरी मच।